हेलो फ्रेंड्स। आज आपके लिए कोट है कि हमें अपने आप को किसी से भी कंपेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर एक का अपना अपना टाइम होता है। और दूसरा कोट ये है कि मन के हारे हार, मन के जीते जीत। तो कल की रिवीजन करते हैं अर्थ के बारे में। अर्थ पढ़ी थी, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पढ़ा था, उनका डिफरेंसेस पढ़े थे हमने कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में क्या डिफरेंस होता है। ये डिस्टेंस लॉन्गिट्यूड करता है ईस्ट और वेस्ट इन द प्राइम मेरिडियन, और ये करता है नॉर्थ और साउथ ऑफ द इक्वेटर। ये इमेजिनरी लाइन्स है वर्टिकली, ये लैटिट्यूड हॉरिजॉन्टल लाइन्स हैं। 360 मेरिडियंस है और लैटिट्यूड में 180 पैरेलल्स है। फिर द लाइन ऑफ 0 डिग्री इज़ द प्राइम मेरिडियन। जो 0 डिग्री है उसे हम प्राइम मेरिडियन कहते हैं, और जो लैटिट्यूड में 0 डिग्री है उसे इक्वेटर कहते हैं। फिर आ गया पैरेलल लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, कैंसर, आर्टिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल, फिर टोराइड जोन, टेम्परेट जोन, फिर जोन। अब टोराइड जोन में क्या था, जहाँ पे सबसे ज़्यादा हीट रिसीव्स करती हैं, हीट रेज आती हैं, सन रेज आती हैं, हमें सबसे ज़्यादा हीट रिसीव होती है। टेम्परेट जोन में जहाँ पे मॉडरेट होता है, और फ्रिजिड जोन में जहाँ पे मतलब कि ठंड बहुत ज़्यादा होती है। फ्रिजिड नाम से ही पता लग रहा है कि यहाँ पे ऑब्वियसली ठंड बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पे सनरेज रिसीव नहीं होती इतनी ज़्यादा। 6 मंथ्स तक दोनों नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल पे 6 मंथ्स के लिए सनराइज नहीं करता है, क्योंकि हमारी अर्थ क्या है, टिल्टेड है थोड़ी। 23.5 जो है टिल्टनेस की वजह से ये सब होता है। फिर हमने पढ़ा था कि जो इक्वेटर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, कैप्रिकॉन है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा हीट रेज पड़ती हैं। इसका भी सेम रीज़न है, ड्यू टू टिल्टनेस। फिर हमने नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा था रोटेशन एंड रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। अब रोटेशन एंड रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ में हमने क्या पढ़ा था कि जो रोटेशन है वो 24 आवर्स में होती है, और जो रेवोल्यूशन है वो 365 डेज प्लस 6 आवर्स में होता है। अब 6 आवर्स का मतलब क्या है, 6 × 4 = 24 आवर्स, मीन्स 1 डे। तभी हमारे यहाँ लीप ईयर आता है। लीप ईयर मीन्स 4 ईयर्स के बाद आता है। इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा। 36 डेज प्लस 6 आवर्स, 6 आवर्स मल्टीप्लाई बाई 4 = 24 आवर्स, विच इज़ इक्वल टू 1 डे। अच्छा, जो ये इंक्लाइंड है 23.5 डिग्री, ये टिल्टनेस यही कॉज करते हैं सीजन्स, ये रोटेशंस में आता है। और रेवोल्यूशन कहाँ होता है, अराउंड द सन, कॉल्ड ऑर्बिट। जो सन के अराउंड होती है उसे ऑर्बिट कहते हैं, जो अर्थ के अराउंड होती है एलिप्टिकल कहते हैं, और रोटेशन अपने ही एक्सिस पे होती है। सेकेंड पॉइंट, टिल्टनेस ऑफ द अर्थ। टिल्टनेस जब होती है तो क्या होता है, हमारे सीजन्स होते हैं ड्यू टू टिल्टनेस। अगर सीधी होगी तो नॉर्थ और साउथ पोल पे सेम हीट, सेम कोई वेरिएशंस नहीं आएंगी। पर जब टिल्टनेस होगी तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर पे अलग अलग सीजन्स आएंगे। अब लॉन्गेस्ट डे, नाइट, इक्वल डेज एंड नाइट्स के बारे में भी हमने पढ़ा था। हिल्स एंड माउंटेन्स क्या होते हैं, हिल्स होती है माउंट की, जो क्रिएट करती है फॉल्टिंग और इरोजन से। उनमें ये नेचुरली क्रिएटेड बाय फॉल्टिंग, और ये बम्प की तरह होती है लैंडस्केप पे, और ये लोअर ऑल्टीट्यूड्स पे बनती है अराउंड द टॉप, ऑफन अननेम्ड भी होती है कभी कभी। और जो ये होती है ये हायर ऑल्टीट्यूड पे बनती है, हायर रेवोल्यूशन होता है। प्लेट्यू क्या होता है, एक टेबुलर फॉर्म में होता है। और इंडिया का कौन सा सबसे बड़ा प्लेट्यू है, डेक्कन प्लेट्यू। नेक्स्ट आ जाएगा एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में हमने ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर के बारे में पढ़ा था। इन सब की रिवीजन आप फर्स्ट वीडियो से कर लेना, और मैंने बताया था ये 8th क्लास में कंप्लीट होगा। हाइड्रोस्फेयर क्या होता है, अर्थ में जो पानी कंटेन इन डिफरेंट फॉर्म्स में है उसके बारे में है, ये भी 8th क्लास के एनसीईआरटी में अच्छे से कंप्लीट होगा। बायोस्फीयर क्या होता है, जिसमें तीनों चीज़ें कंपोनेंट जो होते हैं उनको जो एक एनसर्कल करता है उन्हें बायोस्फीयर कहते हैं, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर को। फिर आगे कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड कौन से हैं, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। हम सभी कॉन्टिनेंट्स के बारे में 1 बाय 1 पढ़ेंगे। और मैंने एक चीज़ बोली थी कि हमारे इंडिया से कौन सी लाइन पास करती है, तो वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। और अफ्रीका कॉन्टिनेंट से कौन सी लाइन पास करती है, 3 लाइन्स पास करती है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बारे में पहले पढ़ेंगे, इसलिए मैं पहले अफ्रीका कॉन्टिनेंट का बता रही हूँ। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन,
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड इक्वेटर लाइन पास करती है। सेकेंड टॉपिक हम साउथ अमेरिका के बारे में पढ़ेंगे। साउथ अमेरिका से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इक्वेटर लाइन पास करती है। वैसे ही ऑस्ट्रेलिया है, आर्टिक सर्कल है, अंटार्कटिका है, इन सब की ओशंस, फॉरेस्ट, इनके मिनरल्स, इन सब चीज़ों के बारे में हम अच्छे से डिटेलिंग में पढ़ेंगे। क्या है क्या नहीं है, पूरा एक एक चीज़ कवर करेंगे। लार्जेस्ट लेक कौन सी है, लार्जेस्ट रिवर कौन सी है, टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। और यहाँ पे कौन सा कॉन्टिनेंट के पास कौन कौन सा ओशन है, कौन कौन से ओशन कनेक्ट कर रहे हैं इन सबको, इन सब चीज़ों के बारे में अच्छे से डिटेलिंग से पढ़ेंगे। और पहले जो मैंने फटाफट जो रिवीजन की है उसे आप जाके फर्स्ट वीडियो में देख लीजिए, मैंने कैसे उसे बताया है। अगर किसी को फिर भी कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि क्या डाउट है, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसे अच्छे से कवर कर दूँगी। अब अफ्रीका कॉन्टिनेंट की खास बात है कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट आधा सदर्न में हेमिस्फेयर में है और आधा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है, और बीच में इक्वेटर लाइन उसे कट कर रही है। जो सदर्न हेमिस्फेयर में है उसे कौन सी लाइन कट करेगी और नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में कौन सी लाइन कट करेगी, इसके बारे में थोड़ा सा सोचिए कि ऐसा क्या है कि दोनों को अलग अलग लाइन्स जो कट कर रही हैं कौन कौन सी करेंगी। मैंने आपको बताया है पैरेलल लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड, उसके हिसाब से कौन सी लाइन आएगी नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में और सदर्न हेमिस्फेयर में। चलो मैं ही बता देती हूँ। सदर्न हेमिस्फेयर में आएगी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, वैसे ही नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में आएगी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब अफ्रीका जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है हमारे वर्ल्ड का। अब इसमें आ जाता है रिवर्स के बारे में, ठीक है। लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है, नाइल। और यहाँ पे लार्जेस्ट लेक कौन सी है, लेक विक्टोरिया। ये दो चीज़ें याद रखना। और मेक श्योर जब आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, कोई भी पढ़ रहे हैं, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, कुछ भी पढ़ रहे हैं, तो आपके पास आपका ये वर्ल्ड मैप होना चाहिए, जिससे आपको थिंग्स अच्छे से क्लियर हो, हर चीज़ क्लियर हो। यहाँ पे एक गल्फ ऑफ गुनिया है साउथ अटलांटिक ओशन में, और मोजाम्बिक चैनल की कौन सी साइड है, मडागास्कर के बीच में है, और उस पास में क्या है, इंडियन ओशन है, और ऊपर क्या है, नॉर्थ अटलांटिक ओशन और मेडिटेरियन सी है। रेड सी बीच में आ रहा है, कहाँ पे, एशिया और अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बीच में। गल्फ ऑफ सुएज है, ये आप जब खोलोगे मैप तो उसमें अच्छे से आपको दिख जाएगा। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ऑयल, गैस, कोल, कॉपर, बॉक्साइट, गोल्ड, डायमंड, टिम्बर, यूरेनियम, क्रोमियम, ये सारे यहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज हैं। और यहाँ पे जो गोल्ड एंड डायमंड है, इसका सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर है अफ्रीका, यहाँ पे सबसे ज़्यादा ये करता है। और यहाँ पे एक और चीज़ है कि यहाँ पे फूड क्रॉप एंड कैश क्रॉप के बारे में और इनका डिफरेंस पढ़ेंगे। कैश क्रॉप क्या होती है, जो जनरेट करती है रेवेन्यू। फूड क्रॉप क्या होती है, जो कंजप्शन के लिए यूज़ किया जाता है। मार्केट कहाँ होता है कैश क्रॉप का, इंटरनेशनल मार्केट होता है, और यहाँ पे फूड क्रॉप में लोकल मार्केट्स होते हैं। और ये कम्प्लेक्स फार्मिंग मेथड्स सो एज टू इंक्रीज द आउटपुट के लिए होता है, ये डोमेस्टिक पर्पस के लिए होता है। इसकी प्राइस और वेरिएबिलिटी डिपेंड करती है, बट उसकी नहीं करती है। आप समझ सकते हैं, ये डिफरेंस आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फिर से आपको एक डिफरेंस बताया हुआ है, आप इनके नाम से ही समझ सकते हैं, इनमें कोई पॉलिसी नहीं अडॉप्ट होगी। और फूड क्रॉप में और कैश क्रॉप में एक पॉलिसी लेनी पड़ेगी। और कैश क्रॉप को आपको स्टार्ट करने के लिए एक अच्छा सा कैपिटल चाहिए, फूड क्रॉप में कोई भी अच्छा सा आपको कैपिटल नहीं चाहिए। तो ये आप समझ सकते हैं। जैसे एक एग्ज़ाम्पल ले लीजिए, लेट एन एग्ज़ाम्पल कि फूड क्रॉप ऐसे हो गया जैसे आप किसी के घर पे चीनी लेने जा रहे हैं और बदले में आप उससे आटा ले रहे हैं। कैश क्रॉप वो होगी जो मंडी से सामान जाता है एक मंडी में, फिर वहाँ से वेंडर्स लेकर जाते हैं, वेंडर से हम घर लाते हैं, वो होगी कैश क्रॉप। आप इसे अच्छे से समझ सकते हैं। दूसरा टॉपिक आ गया डेजर्ट। यहाँ पे दो डेजर्ट है मेन। वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा, सहारा डेजर्ट, और दूसरा कौन सा है, कालाहारी डेजर्ट है। और फिर यहाँ पे एनिमल्स, डेजर्ट एनिमल्स कौन से आ गए, कैमल आ गया, साउथ अफ्रीकन लॉयन, प्रॉगन, डेजर्ट स्पायर, बैबरी ऑस्ट्रिच,
कोयोटो, सैंड कैट, डेजर्ट टोटराइज, ये अच्छे से पढ़ लीजिएगा यहाँ पे। दूसरा आ गया टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट। 4 टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट होते हैं, रेन फॉरेस्ट, डेसिडुअल फॉरेस्ट, बोरेल फॉरेस्ट और कॉनिफरस फॉरेस्ट। रेन फॉरेस्ट 2% अर्थ के सरफेस पे हैं, 50% प्लांट्स एंड एनिमल्स रहते हैं यहाँ पे। सबसे बड़ा कौन सा है? अमेजोन फॉरेस्ट। डेसिडुअल्स, यहाँ पे 4 सीजन्स हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के, और मेनली कहाँ पे? ऑटम में, विंटर में, ये हर एक सीज़न में अपना अपना एक्सपीरियंस देते हैं। बोरल फॉरेस्ट कहाँ पे होती हैं? ये बोथ एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका में होती है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा ठंड होती है, वहाँ पे ये देखे जाते हैं। कॉनिफेरस फॉरेस्ट कौन से होते हैं? जो कोन टाइप के होते हैं, जो कार्बन को सबसे ज़्यादा कार्बन रिजर्वायर होते हैं और रिड्यूस करते हैं ग्लोबल वार्मिंग को। अब थ्रेट्स क्या हैं? क्योंकि ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग ये सारे फॉरेस्ट कम होते जा रहे हैं, क्योंकि हम पेपर ले रहे हैं यहाँ से, पाम ऑयल ले रहे हैं, टिम्बर ले रहे हैं, तो हमें इन सबको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। उसके लिए हमें पेड़ लगाने पड़ेंगे। तो अगर ग्लोबल वार्मिंग से बचना है तो फॉरेस्ट के बारे में ये याद रखना कि हमें फॉरेस्ट बचाने हैं। और यहाँ पे हाई डिग्री टेम्परेचर होता है, और डे में सबसे ज़्यादा हाई होता है, और नाइट उतनी ही ज़्यादा कूल होती है। प्लेट्यूज़ में होता है, अफ्रीकन प्लेट्यूज़ में। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रिकॉर्ड कहाँ पे किया गया था? लीबिया में 58 डिग्री सेल्सियस। और हाँ, इसका लैटिट्यूड होता है 37 डिग्री 14 नॉर्थ एंड टू 34 डिग्री 50 साउथ, ये इसका लैटिट्यूड है। और ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे सबसे बड़ा डैम कौन सा है? करीबा डैम, जो जिम्बाब्वे है, लार्ज प्रोड्यूसर ऑफ वाटर पावर इन अफ्रीका। और आसवन डैम है। नेक्स्ट है साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका पे कौन कौन सी लाइन कट करती है? इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कंट्रीज़ हैं साउथ अमेरिका की, आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा। और अब हम इन सब के बारे में जानते हैं कि साउथ अमेरिका में क्या क्या है, कैसा कैसा फॉरेस्ट है, कैसी क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, सब कुछ इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ते हैं। जैसे हमने पढ़ा था कि अफ्रीका में 3 लाइंस कट कर रही थी, वैसे ही साउथ अमेरिका में 2 लाइंस कट करती हैं, इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। लार्जेस्ट रिवर कौन सी है? अमेजोन रिवर है। और साउथ अमेरिका के पास क्या क्या है? एक स्कोटिया सी है, फिर यहाँ पे साउथ पैसिफिक ओशन है, नॉर्थ पैसिफिक ओशन है, नॉर्थ अटलांटिक ओशन है, साउथ अटलांटिक ओशन है। को ये नहीं बताया कि जो हमारा साउथ अमेरिका है ये 4th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है हमारे वर्ल्ड का। और यहाँ पे जो लार्जेस्ट लेक है वो लेक टिटिकाका है, डेजर्ट आटाकामा है। और हमारा जो साउथ अमेरिका है ये कनेक्ट है नॉर्थ अमेरिका से बाय पनामा इस्थमस। और इसके पास क्या है? नीचे में गल्फ ऑफ पनामा है, ऊपर गल्फ ऑफ डेरेन है, उसके ऊपर क्या है? कैरेबियन सी है। ये हमें पूछ सकते हैं एग्ज़ाम में किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से, कि बता दो किससे कनेक्ट है साउथ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका से, कौन सी स्ट्रेट से? तो वो पनामा इस्थमस है, और उसके पास गल्फ ऑफ ड्रेन है, और नीचे में गल्फ ऑफ पनामा है। ये इसे अच्छे से देख लीजिए साउथ अमेरिका को। और याद रखिएगा साउथ अमेरिका में 2 लाइंस पैरेलल लाइंस कट करती हैं, इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इस चीज़ को याद रखना, 3 नहीं करती हैं साउथ अमेरिका में, 2 ही करती हैं, अफ्रीका में 3 करती हैं। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और क्लाइमेट कैसा है? वेट एंड ह्यूमिड टाइप ऑफ होता है। और यहाँ पे जो फॉरेस्ट होता है वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होता है, लाइक अमेजोन एंड माटा अटलांटिक इन ब्राज़ील। और अदर ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट भी फाउंड होते हैं यहाँ पे, पैसिफिक वाटर शेड ऑफ इक्वेडर, वेनेजुला एंड ब्राज़ील कोस्ट पे है। फ्रॉम अबाउट 7 डिग्री साउथ टू द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। आई होप यू हैव क्लियर ऑल द थिंग्स ऑफ साउथ अमेरिका। आप इसे अच्छे से समझ लीजिएगा। नहीं समझ आएगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा क्या समझ नहीं आया। नेक्स्ट टॉपिक हम लेंगे ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया को कौन सी लाइन कट करती है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, अब यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के पास क्या है? नीचे में सदर्न ओशन है, उसके साइड पे देखिए तंजानिया सी है, फिर वहाँ पे ऊपर वाली साइड आ जाइए इंडियन ओशन है, यहाँ पे कोरल सी है, अराफू सी है, तिमोर सी है, यहाँ पे आपको पैसिफिक ओशन भी देखने को मिलेगा। साइड में यहाँ पे पपुआ न्यू गिनिया है, गल्फ ऑफ पपुआ है, टोराइस स्टेट है। और यहाँ पे जो लार्जेस्ट रिवर है वो रिवर मुरे है, और लार्जेस्ट लेक इरे है।
ये आप मैप जब खोलेंगे, मैप में बहुत अच्छे से बताया हुआ है, और जब मैं पढ़ा रही हूँ तो प्लीज़ आप अपने साथ मैप रखिएगा। बिना मैप के आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोल रही हूँ क्या नहीं बोल रही हूँ। मैंने आपको पिक्चर्स शो की हैं, पर मे बी पिक्चर्स में आपको इतने अच्छे से पता ना लगे, फिर भी आप इसके लिए मैप ज़रूर पास में रखिए। कुछ भी पढ़ना हो, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आपके टेबल पे मैप हमेशा ही रहना चाहिए। बिना मैप के आपको ये चीज़ें कभी समझ नहीं आएगी, कभी रिटेन में नहीं रहेंगी। सो प्लीज़ जब भी पढ़ें अपने पास मैप हमेशा रखिएगा। मैप से ही आपको चीज़ें समझ में आएंगी, वरना कोई चीज़ समझ नहीं आएगी। ज्योग्राफी बिल्कुल नहीं समझ में आएगी। मैप को करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिक एग्ज़ाम में आपको मैपिंग करने के लिए क्वेश्चंस ना आए, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए मैप कैसे बनाते हैं। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस अगर किसी एग्ज़ाम में होगी तो उसमें बहुत हेल्प करेगा। है वो यहाँ का सबसे बड़ा फॉरेस्ट है ऑस्ट्रेलिया का। यहाँ पे इलिप्टिकल टाइप ऑफ फॉरेस्ट हमें मिलते हैं। यहाँ पे आपको मेरिडियन टाइप ऑफ क्लाइमेट मिलेगा, जो माइल्ड वेट विंटर्स होती हैं और हाई हॉट ड्राई समर्स के अकॉर्डिंग होता है। आई होप यू हैव क्लियर ऑल अबाउट ऑस्ट्रेलिया। इतना ही था इसमें इम्पोर्टेंट। कुछ और होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं कवर कर दूँगी। नेक्स्ट टॉपिक आता है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका के बारे में आपको पढ़ने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है। ये सदर्न हेमिस्फेयर में है, जो फ्रीजाइड जोन में है, और ये 5th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। यहाँ पे परमानेंट ह्यूमंस कभी नहीं रहते हैं, और डिस्कवर्ड हुआ था 1820 में, जिसे दक्षिण गंगोत्री एज ए परमानेंट बेस कैंप फॉर रिसर्चर्स है। और 99 एरिया कवर्ड किससे, आइस से। यहाँ पे क्वीन मिड रेंज डिवाइड करती है कॉन्टिनेंट को 2 इक्वल पार्ट्स में। ये साउथ पोल में है, ठीक है। और टेम्परेचर मिड समर में 0 डिग्री, डज नॉट राइज अबव। वो कौन कौन से हैं, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। द सन नेवर राइजेस, यहाँ पे सन राइज ही नहीं करता। और 70% ऑफ द वर्ल्ड फ्रेश वाटर स्टोर इन आइस कैप्स में होता है, जो इजीली ब्रेक हो जाती है और फ्लोट करती है सीज में, जिन्हें हम लेटर क्या कहते हैं, आइसबर्ग्स। आइसबर्ग्स क्या होती हैं, द लैंड ऑफ अरेबिया, कहाँ पे होती है, टू द लैंड ऑफ अरेबिया एंड वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया फॉर मीटिंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ फ्रेश वाटर। इट इज़ पॉसिबल बट इट इज़ वेरी कॉस्टली। ये पॉसिबल तो है बट बहुत कॉस्टली है। सी एनिमल्स यहाँ पे एबंडेंट होती है। क्रिल फिश इज़ द स्मॉल फिश है, और ये क्रिल फिश मीट इज़ यूज्ड इन ए ब्रेड एंड क्रिल प्रोटीन में यूज़ करते हैं। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है अंटार्कटिका के बारे में पढ़ने के लिए, पर आप फिर भी मैप खोल के एक बारी देख लेना, वरना आपको समझ में नहीं आएगा। इसमें क्या है, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन है, और बीच में हमारा प्यारा सा अंटार्कटिका है। आई होप कि आप सबको समझ में आ गया है। अब रिवीजन का टाइम है। हमने क्या पढ़ा, अर्थ के बारे में पढ़ा, फिर हमने क्या पढ़ा, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड के बारे में पढ़ा, फिर हमने उनके डिफरेंसेस के बारे में पढ़ा, फिर हमने पढ़ा टिल्टनेस की वजह से ही हमारे सीजन्स हैं। अगर फ्लैट होगी तो सीजन्स नहीं होंगे, डे एंड नाइट का फ़र्क नहीं आएगा। रोटेशन एंड रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ा। फिर हमने अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ा। फिर हमने साउथ अमेरिका के बारे में पढ़ा। फिर हमने अंटार्कटिका ऑस्ट्रेलिया के बारे में पढ़ा। फिर हमने अंटार्कटिका के बारे में अच्छे से पढ़ा। और मैंने हर बारी बोला, प्लीज़ मैप अपने साथ रखिएगा। मैप नहीं रखोगे तो समझ में कुछ भी नहीं आएगा। अगर किसी भी चीज़ में कन्फ्यूजन होती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं आपकी कन्फ्यूजन ज़रूर दूर करूँगी, और दोबारा से अगर मुझे वीडियो बनानी पड़े तो मैं वो भी बनाऊँगी, क्योंकि कन्फ्यूजन रहनी नहीं चाहिए। और रिवीजन करते रहना है आप लोगों को, क्योंकि रिवीजन आपको एक्सपर्ट बनाएगी हर चीज़ में। तो टाइम टू रिवीजन में आपसे क्वेश्चन मैं आज तो नहीं पूछ रही, बट हाँ नेक्स्ट टाइम जब भी टाइम टू रिवीजन आएगा तो मैं आपसे हर एक टाइप का क्वेश्चन पूछूंगी। आपको भी अटेंटिव रहना है और मुझे कमेंट सेक्शन पे बताना है कि क्या हमने रिवाइज किया था। अब मैं साइड बाय साइड एक और वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ पॉलिटी की। मैं शायद मे भी एक या दो दिन में स्टार्ट कर दूँ साइड बाय साइड पॉलिटी। ज्योग्राफी तो चल ही रही है, जब आपकी ज्योग्राफी ख़त्म हो जाएगी तब मैं इकोनॉमी स्टार्ट करूँगी, और जब आपकी पॉलिटी ख़त्म हो जाएगी तो मैं साइड बाय साइड हिस्ट्री स्टार्ट करूँगी। जब ये सब ख़त्म हो जाएगा उसके बाद मैं आपके जो ये है रेफरेंस बुक्स हैं वो स्टार्ट करूँगी विद क्वेश्चन आंसर्स, वो हम साथ साथ में करेंगे। और किसी को भी अगर मेरे चैनल पे आना है तो मैंने टेलीग्राम पे एक ग्रुप बनाया है, थिंक्स एंड क्रैक करके।
आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। और प्लीज़ चीज़ों को रिवाइज़ करिएगा। वीडियोस छोटी हैं, आज की शायद थोड़ी सी बड़ी हो गई हो, बट ऐसे छोटी ही हैं। और अगर आपको किसी चीज़ को चेंज करना है तो पहले खुद को करना पड़ेगा, और ख़ुद को चेंज करने के लिए नॉलेज सबसे बेस्ट तरीका है। तो पहले अपने आप को चेंज करिए थ्रू नॉलेज वेपन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।